हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। और जैसे कि एग्ज़ाम टाइम है, एमएसटी चल रहे हैं, तो उस वक्त होता है कि कोई ऐसा वीडियो हो जिसके अंदर हमारे एमएसटी का सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने बनाई है वीडियो, जिसके अंदर ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैं ही बिजनेस लॉ टीच करती हूँ तो ऑब्वियसली जो पेपर बनाया है इन्हीं क्वेश्चन में से बनाया है। और कोशिश ये है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लो, तो उसके अंदर से ही आपका एमएसटी एग्ज़ाम जो है मैं डालूँगी, इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लो। तो एक ही वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रेपरेशन हो सके। लॉ का पेपर थोड़ा सा टफ भी होता है। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और उसी तरह क्या है कि बिजनेस लॉ के काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल जो है बीकॉम बैच के अंदर भी शेयर किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल एग्रीमेंट्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट दे आर एग्रीमेंट। कमेंट कि जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो बात क्या है कि जो एग्रीमेंट है डैट इज़ ए वाइडर टर्म। एग्रीमेंट के अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, और वो एग्रीमेंट भी आ जाते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सिबल हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर वो एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कि जो एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है। अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलमन, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज़ क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग दी ऑब्लिगेशन बिटवीन दी पार्टीज़। कि जो एग्रीमेंट है जिसको जो पार्टीज़ के बीच में जो है ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। तो वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एग्रीमेंट आ जाते हैं जो लीगली इन्फोर्सिबल है, जिनकी ब्रीच हमें रेमेडी देती है कि हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो एलिमेंट है, एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। एग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय ए वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड कंडीशन जो है कि इट शुड बी लीगली इन्फोर्सिबल। अगर ये लीगली इन्फोर्सिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक्सेप्टेड प्रपोजल जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। अगर मैं किसी को हंसते हुए कहूँ कि आई वॉन्ट टू सेल माई बंगलो टू यू फॉर ₹10, तो यहाँ पे मेरी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है। तो ये एक एग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और उसी तरह अगर आपको कोई इन्विटेशन देता है कि आप रात को खाने पे आ जाना, और जब आप चाहते हो तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता, तो भी आप स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है सोशल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, तो इसलिए ऑल एग्रीमेंट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वही एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सिबल हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एग्रीमेंट टर्म जो है डैट इज़ ए वाइडर इन टर्म, जिसके अंदर डोमेस्टिक, सोशल और वो एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं कवर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही एग्रीमेंट होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं। तो जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसके अंदर क्या है कि कौन से एग्रीमेंट जो है जो कि लीगली इन्फोर्सिबल है, तो उसके अंदर क्या है कि सेक्शन 10 के अंदर जो एसेंशियल है दे शुड बी प्रेजेंट, तभी हम कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है डैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी है, लॉफुल कंस्ट्रक्शन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और वो जो एग्रीमेंट है डैट इज़ नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दीज आर दी असेंशियल जो कि एक एग्रीमेंट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके वो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो टू पार्टीज, एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स टू पार्टी। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है नेचुरल पर्सन जैसे मेरे और आप जैसे लोग भी बना सकते हैं, जो भगवान ने पैदा किए हैं। और उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
चाहे वो फर्म है चाहे वो कंपनी है, जिनकी लीगल एग्जिस्टेंस होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब जैसे गुजरात वर्सेस रामलाल कंपनी के केस में क्या हुआ था कि पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हुई थी, तो फर्म के एसेट जो थे पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो गए। तो सेल टैक्स ऑफिसर कहता है कि मैं इस ट्रांजैक्शन को टैक्स करना चाहता हूँ, तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो ज्वाइंट ऑनरशिप है, यहाँ पे बायर और सेलर कहाँ है, तो आप सेल टैक्स नहीं लगा सकते। तो दो पार्टी का होना असेंशियल है, एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। तो लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे क्या है कि एक पार्टी जो है ऑफर देती है, लॉफुल का ऑफर होता है कि यहाँ पे जो ऑफर दे रहे हो आप वो लॉ के द्वारा परमिटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि ए ने बी से कहा कि चलो बैंक लूटते हैं, तो ये लॉफुल ऑफर नहीं है। ए बी से कहता है कि मैं तुझे अपना बाइक 50,000 में सेल करना चाहता हूँ, तो बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो लॉफुल ऑफर होनी चाहिए और लॉफुल ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और पार्टीज की वहाँ पे इंटेंशन होनी चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। देखो जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। जैसे बालोफर वर्सेस बालोफर का केस है कि मिस्टर बालोफर होते हैं जिनकी जो पोस्टिंग है वो सेलोन में हो जाती है, श्रीलंका में हो जाती है, लेकिन उनकी वाइफ जो है बीमार होती है, जिसकी वजह से वो उसको इंग्लैंड में ही रहना पड़ता है, वो सेलोन में नहीं जा सकती। तो मिस्टर बालोफर प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुझे हर मंथ 30 पाउंड भेजूंगा, लेकिन वो नहीं भेजते। उसके बाद मिसेस बालोफर कोर्ट के अंदर चली जाती है और अपने हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा ठोक देती है। तो कोर्ट कहती है कि भाई यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उनकी कोई इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। और उसी तरह एसेंशियल एलिमेंट के अंदर लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं आपको अपनी बाइक सेल कर रहा हूँ तो बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो, तो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है कि कंसिडरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, कि जैसे मैं किसी को रिश्वत दूँ कि मुझे तू ये जॉब दिला देना, तो वहाँ पे वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। इवन अगर जो ऑफर है और एक्सेप्टेंस है उसके अंदर जैसे मैं कहती हूँ कि मैं तुझे बाइक सेल करूँगी बट तुझसे कोई पैसा नहीं लूँगी, तो यहाँ पे भी क्या है कि कंसिडरेशन मिसिंग है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 23 हमें बताता है कि जहाँ पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो है लॉफुल नहीं होने चाहिए। और एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है वॉइड है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एग्रीमेंट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। लॉ ये नहीं दिखता कि कंसिडरेशन, जैसे मैंने अपनी 10 लाख की चीज़ किसी को 6 लाख में सेल कर दी है, तो कंसिडरेशन होनी चाहिए। जैसे ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन बी एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस, और बी कहता है कि मैं तुझे 10,000 रुपया दूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, क्योंकि यहाँ पे आप रिश्वत दे रहे हो किसी को गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की जो पार्टीज हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 डील करता है। देखो जो पर्सन मेजर है, जैसे इंडिया के अंदर जो मेजर एज है, जो अडल्ट होने की एज है, दैट इज 18 ईयर्स, और साउंड माइंड का होना चाहिए, लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, और जो डिस्क्वालीफाइड है वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। देखो कंसेंट का मतलब होता है कि जैसे मैं किसी को कहूँ कि मैं तुझे अपनी कार सेल करना चाहती हूँ, मेरे पास 4 कार है, मैं सोचूँ मैं सेंट्रो कार सेल कर रही हूँ, और बी सोच रहा है कि मैम मुझे स्ट्रीम कार सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारी कंसेंट जो है मैच नहीं करती। सब्जेक्ट मैटर के बारे में क्या है, इंटरप्रिटेशन गलत है। तो कंसेंट मीन्स कि जो पार्टीज हैं दे शुड हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो यहाँ पे कंसेंट मिसिंग है। और उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, डैट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग होती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वॉइडेबल होते हैं। तो कंसेंसस एड आइटम का मतलब है कि पार्टी जो है सब्जेक्ट मैटर को सेम वे में ही इंटरप्रेट करती हैं। The party must have agreed upon the subject matter of the contract at the same time in the same sense. जैसे A अपनी रेड मारुति कार सेल करना चाहता है और B को लगता है कि रेड स्टीम सेल करना चाहता है, तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम नहीं है। कंसेंसस आइटम तभी होगा जैसे A मारुति कार सेल करना चाहता है और B को भी लगता है कि A जो है उसको रेड मारुति सेल कार ऑफर कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। किसी के साथ फ्रॉड करता नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्रीमेंट करें कि चल किसी की प्रॉपर्टी को जला देते हैं, बैंक लूट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी है, और जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है,
तो लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। और एग्रीमेंट जो है स्पेसिफिकली दे आर नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि जैसे कुछ एग्रीमेंट जैसे माइनर के साथ हमारा वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड होता है। तो 23 to 30 जो है वो बताता है कि ये जो एग्रीमेंट है एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है, जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली वीडियो डाला है, वो आप चेक कर सकते हो। तो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कि ये नहीं है कोई एग्रीमेंट है जिसकी टर्म एंड कंडीशन वेग हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्लियर कट होना चाहिए। जैसे ये बहुत सारे ऑयल में डील करता है, वो कहता है देखो मैं तुझे 100 टन्स ऑफ ऑयल सप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्लियर नहीं किस कौन सा ऑयल तूने सप्लाई करना है। और उसी तरह जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, सेल्फ, फिजिकल और लीगली। अगर वो इम्पॉसिबल है तो जिसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। ए जो है वो बी को कहता है कि मैं तेरे डेड ब्रदर के अंदर जान डाल दूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। और लीगल फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे हम किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर जो है रजिस्ट्री होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपरली साइन होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिसिंग है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, अनइन्फोर्सेबल भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। essential elements of the offer, जिसके अंदर what is the meaning of offer and what are the essential elements of the ऑफर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कि जब हम एक पार्टी को ऑफर देते हैं दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और जो पार्टी ऑफर देती है उसको हम ऑफरर कहते हैं, जिस पार्टी को ऑफर दी जाती है उसको हम ऑफरी कहते हैं। ऑफर जो है नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, कि पहले हम एक पार्टी ऑफर देती है तो सेक्शन 2A डिफाइन करता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कि जब एक बंदा जो है दूसरे बंदे को विलिंगनेस कि मैं अपनी कार तुझे सेल करना चाहता हूँ, और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि ये काम तुझे नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल मैंने अगली स्लाइड में दिया है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू obtaining the assent of that other to such act or abstinence, कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं उस एक्ट के लिए जब हम चाहते हैं कि कोई काम ना करें ये वाला, तो उसकी एब्सटिनेंस के लिए जो है दूसरे पर्सन की कंसेंट हमें चाहिए। द पर्सन जो प्रपोजल देता है उसको प्रपोजल या ऑफर कहते हैं, जो पर्सन को ऑफर दी जाती है उसको हम ऑफरी कहते हैं। प्रपोजल जो है एक्सप्रेशन ऑफ विल और इंटेंशन के, जैसे मैं अपनी कार तुझे 50,000 में सेल करना चाहता हूँ, तो वो अपना प्रपोजल एक्सप्रेस करता है कि मैं तेरे साथ ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और उसी तरह क्या है कि जो अदर पार्टी है जिसको हम ऑफ़र देते हैं वो भी अपनी कंसेंट जो है सेम टर्म्स के अंदर ही देती है कि ठीक है भाई मैं तेरी कार जो है 50,000 में बाय करने को रेडी हूँ। तो सेक्शन 2A 3 चीज़ें बताता है। एक तो है कि एक्सप्रेशन ऑफ विलिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, और ये दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। और यहाँ पे हमारा जो इंटेंशन होता है कि दूसरे पार्टी की हम कंसेंट ले सके। तो एवरी प्रपोजल जो है मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हर एक प्रपोजल जो है कम्युनिकेट होना चाहिए। जब ऑफ़र है तो ये नहीं कि हमने अपने पास ही रख ली, दूसरे बंदे को भी बताना चाहिए कि ये हमने तुझे ऑफ़र दी है। और यहाँ पे हमारी इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की होनी चाहिए, और जो हम ऑफ़र दे रहे हैं वो डेफिनेट और सर्टन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी वेगनेस नहीं होना चाहिए। जनरल ऑफर होता है कि जब हम पूरी पब्लिक को देते हैं, स्पेसिफिक ऑफर होती है जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं। तो देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, जिसको आगे चल के मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखो जो ऑफर होती है हाउ मेड एक्सप्रेस, जहाँ पे हम बोल के ऑरल फॉर्म में भी दे सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं। इम्प्लाइड के अंदर क्या होता है कि हमारे एक्शन जो होते हैं वो बताते हैं। जब किसी होटल के अंदर जाके हम जो है बैठ जाते हैं और चाय का ऑर्डर देते हैं तो इट मीन्स कि हमने होटल की ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे बिहेवियर या कंडक्ट से पता चलता है। जनरल ऑफ़र होती है जब हम पूरी दुनिया को देते हैं। स्पेसिफिक ऑफ़र जो होती है पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन ही उसको जो है एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कार्लल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के अंदर एक कंपनी जो है न्यूज़पेपर के अंदर एड निकालती है कि जो वो स्मोक बॉल्स को कंज्यूम
करेगा दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। अगर उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो उसके अंदर क्योंकि ये जो ऑफ़र है पब्लिक को दी गई है, तो वहाँ पे मिसेस कार्लर जो होती है स्मोक बॉल्स को यूज़ करती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन, बट उसके बावजूद भी उसको क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे रिवॉर्ड दो, तो वो रिवॉर्ड नहीं देते, तो वो कोर्ट के अंदर चली जाती है। तो कोर्ट कहते हैं कि भाई ये रिवॉर्ड तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑफ़र थी पब्लिक को की गई थी, तो पब्लिक में कोई भी व्यक्ति उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पूरा करके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। और ऑफ़र जो है डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफ़र। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आती है कि फ़लाने डे पे सेल लगेगी, आप पहुंच जाते हो, फिर कहते हो कि सेल तो लगी नहीं, मैं तुझे स्यू करूँगा, तो ये इनविटेशन टू ऑफ़र है। इसी तरह जब हम शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, चीज़ों के साथ प्राइस टैग होते हैं, तो वो भी इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। इनविटेशन टू ऑफ़र जो होता है कि इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, कैजुअल इंक्वायरी जो है वो भी जो है इनविटेशन टू ऑफ़र है, वो ऑफ़र नहीं है। जैसे प्रॉस्पेक्टस जिसके द्वारा लोगों को इनवाइट किया जाता है वो भी इनविटेशन टू ऑफ़र है। जो कैटलॉग हम कई बार देखते हैं वो भी क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। और उसी तरह जिस एडवर्टीजमेंट के द्वारा टेंडर मंगवाए जाते हैं वो भी इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड, अब हमारे को मीनिंग ऑफ ऑफ़र इज़ क्लियर। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफ़र। ऑफ़र जो है देखो यहाँ पे लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बालोफर वर्सेस बालोफर का केस दे सकते हो कि अगर वहाँ पे पार्टी की इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की नहीं है तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र जो है सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। जैसे टेलर वर्सेस प्रंकटिन के केस में क्या होता है कि मिस्टर ए कहता है कि भाई मैं तेरा घर किराए पे ले लूँगा, 85 पाउंड तुझे रेंट दूंगा, तेरा हाउस जो है प्रॉपरली रेनोवेटेड होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, ड्राइंग रूम जो है प्रेजेंट स्टाइल के मुताबिक डेकोरेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है बड़ी वेग है। ऑफ़र जो है मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। अगर ऑफरी को इस बात की नॉलेज नहीं है तो वो ऑफ़र एक्सेप्ट कैसे करेगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त के केस में हुआ कि डी का नेफ्यू मिसिंग होता है, वो अपने सर्वेंट पी को भेजता है कि जा भी मेरे तू भतीजे को ढूंढ के ला। तो इतने में वो चला जाता है सर्वेंट, डी जो है रिवॉर्ड अनाउंस कर देता है और उसका जो नौकर होता है वो उसके भतीजे को ढूंढ के ले आता है और उसको कहता है कि भाई तू मुझे रिवॉर्ड दे। लेकिन उसका क्लेम इस ग्राउंड पे रिजेक्ट हो जाता है कि भाई तुझे ऑफ़र बताई नहीं गई थी, जब तुझे ऑफ़र बताई नहीं गई थी तो तुझे इसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। ऑफ़र तभी एक्सेप्ट होगी अगर ऑफ़र को कम्युनिकेट किया गया है। ऑफ़र जो है कंडीशनल भी हो सकती है, बट ये जो कंडीशन है जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम ऑफ़र दे रहे हैं तभी बतानी चाहिए। जैसे थॉमसन वर्सेस एलएम रेलवे के केस में हुआ कि एक ए जो था अनएजुकेटेड, जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, उसने घूमने फिरने के लिए एक्सकर्जन टिकट ली रेलवे से और टिकट के ऊपर लिखा हुआ था कि पीछे देखो कंडीशंस के लिए। तो एक कंडीशन ये थी कि अगर आपने जब ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपको इंजरी हो जाती है तो उसके लिए रेलवे कंपनी लायबल नहीं है। ए इंजर हो जाता है तो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंडीशंस मेंशन थी तो ए जो है कोई भी कंपनसेशन नहीं वसूल कर सकता। ऑफ़र जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर इसकी टर्म्स को आपने पूरा नहीं किया तो हम समझेंगे कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ए मेक्स एन ऑफर टू बी डैट ही विल सेल हिज बैग टू हिम फॉर 30,000 और वो कहते हैं कि अगर नेक्स्ट मंडे तक तूने जवाब नहीं दिया ना तो मैं समझूंगा तूने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके बीच में। ऑफ़र के अंदर हमारी जो इंटेंशन है कि दूसरा व्यक्ति हमें कंसेंट दे। अगर वहाँ पे हम कंसेंट लेना ही नहीं चाहते तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं है। और उसी तरह ऑफ़र लैप्स हो जाती है कि जो व्यक्ति ऑफरर है अगर उसकी एक्सेप्टेंस से पहले ही डेथ हो जाती है या ऑफरी की डेथ हो जाती है और अगर ये स्पेसिफाइड टाइम या रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट नहीं की गई, जैसे टाइम दिया गया था कि 1 वीक के अंदर इसको एक्सेप्ट करना है, 1 वीक पास हो चुका है तो ये ऑफर लैप्स हो जाएगी। और उसी तरह रीजनेबल टाइम पीरियड, जहाँ पे रीजनेबल टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया हुआ तो सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है। जब ऑफरी जो है वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं देता और ऑफ़र जो है जब जिसने ऑफ़र दी है वो इसको विड्रॉ कर लेता है तो ये ऑफ़र लैप्स हो जाती है। इनविटेशन टू ऑफ़र जो होती है वो ऑफ़र नहीं होती। यहाँ पे जो पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना होता है, कि इन्फॉर्मेशन को बताना होता है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन ए शॉप विद प्राइस टैग जो है डैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र। जैसे मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, वहाँ पे मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो काउंटर पे जाके जब मैं रखती हूँ तो वो मेरी तरफ से ऑफ़र होती है। व्हेन ए पर्सन मेक्स एन इन्विटेशन टू ऑफ़र द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट टू ऑब्टेन द कंसेंट। यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना होता है।
स्टैंडिंग ऑफर होती है कि जैसे गुड्स एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड ओवर ए सर्टेन पीरियड, फर्म जो होती है टेंडर इनवाइट करती है, जो कि कंटिन्यूइंग ऑफर होती है। जब ऑफर फॉर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ए सर्टन आर्टिकल एट ए सर्टन रेट ओवर ए डेफिनेट पीरियड दी जाती है तो स्टैंडिंग ऑफर होती है। चाहे ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है बट ये तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती जब तक कि एक्चुअल ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाता। जब स्टैंडिंग ऑफर है तो ऑफर जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तभी बनती है कि जब हम ऑर्डर जो है प्लेस करते हैं। और द एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडिंग ऑफर हैज़ द इफेक्ट एज व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर रिक्वायर्ड एंड ऑर्डर इज प्लेस्ड विद द पर्सन हु सबमिटेड द टेंडर, तब जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज नहीं। काउंटर ऑफर, जिसके अंदर हम ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बेसिस पे हम न्यू ऑफर करते हैं। जैसे हाइड वर्सेस एंच में केस में हुआ, ए ने बी को अपना फार्म 1000 पाउंड पे सेल करने का ऑफर दिया। बी कहता है कि भाई मैं तुझे 950 दूंगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर जो है ख़त्म हो गई है क्योंकि आपने अपनी कंडीशन लगा दी। ए ने रिजेक्ट कर दिया तो बी ने दोबारा से ऑफर दिया 1000 पाउंड, तो ए ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद बी कोर्ट में चला रहता है, भाई ये तो जो ऑफ़र थी वो उसने ऑफ़र ही ख़त्म हो गई जब आपने उसके ओरिजिनल ऑफ़र को रिजेक्ट करके उसकी जगह पे न्यू ऑफ़र दे दिया। तो यहाँ पे उसका लीगल इफेक्ट जो है कि ओरिजिनल ऑफ़र रिजेक्ट हो गई है, ओरिजिनल ऑफ़र लैप्स हो गई है। तो काउंटर ऑफ़र जब आप देते हो तो वो न्यू ऑफ़र होती है, वो पुरानी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस नहीं होती। क्रॉस ऑफर, जब दोनों पार्टी जो है आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को करती हैं बट दोनों को इस बात का इल्म नहीं होता, दोनों को इस बात की नॉलेज नहीं होती, और दो क्रॉस ऑफर भी एक ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे डीपी को लिखता है 28 नवंबर 1971 को कि मैं तुझे 800 टन ऑफ आयरन जो है 69 पर टन के हिसाब से बेचूंगा, और सेम डे ही पी लिखता है कि मैं तेरे 800 टन ऑफ आयरन जो है 6900 पर टन पे खरीदना चाहता हूँ। तो ये जो है क्रॉस ऑफर है और ये वैलिड ऑफर नहीं है। और उसी तरह जब हम किसी से प्राइस या कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं तो वो भी ऑफ़र नहीं होती। जैसे हार्वे वर्सेस फेसे के केस में हुआ कि 3 टेलीग्राम हार्वे और फेसे के बीच में एक्सचेंज की। जैसे उसने बेसिकली पूछा क्या कहते हैं कि हार्वे ने फेसे को टेलीग्राम भेजा, विल यू सेल योर बम्पर हाल पेन, जो उसका स्टेट था, लोएस्ट प्राइस बताओ। तो फेसे ने कहा कि लोएस्ट प्राइस 1000 पाउंड है। तो हार्वेज को लिखता है कि मैं तेरी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और इन्फॉर्मेशन उनको सप्लाई की गई थी। और उसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो व्यक्ति है उसको साइन भी करना पड़ता है। और यहाँ पे कोर्ट जो है उन्होंने प्रोटेक्टिव मेयर जो है अडॉप्ट किए हैं कि जहाँ पे लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशन अनरीजनेबल है तो वो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। और अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई स्पेशल टर्म्स हैं तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी हमें बताना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति था, उसने होटल के अंदर कमरा बुक कराया, तब उसको स्पेशल कंडीशंस के बारे में नहीं बताया गया। जब वो होटल का कमरा खोल के वहाँ पे गया तो वहाँ पे नोटिस लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारी चीज़ें खो जाती है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये नोटिस इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये क्लाइंट को बताया नहीं गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब एक पार्टी ऑफ़र देती है तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है उसको एक्सेप्ट कर लेना कि जो ऑफ़र हमें दी गई है उसको हमने बिना किसी कंडीशन के उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ए कहता है कि भाई मैं तुझे अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ 20,000 में, बी कहता है ठीक है मैं तेरी बाइक खरीदना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे पर्सन जिसको ऑफ़र दी जाती है वो अपनी कंसेंट दे देता है, तो इट मीन्स कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सेक्शन 2 भी जो है कि जो एक्सेप्टेड प्रपोजल होती है वो एग्रीमेंट बन जाता है। एक्सेप्टेड, जब ऑफ़र को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो एग्रीमेंट हो जाता है, और एग्रीमेंट जो है डैट शुड बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। और देखो जब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फिर उसके बाद हम ऑफ़र को रिवोक, कैंसिल या विड्रॉ नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या होता है कि एक्सेप्टेंस के बाद दोनों पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं कि उसको वो मैच्योर करें। तो एक्सेप्टेंस टू ऑफ़र जो है कि जैसे एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर है जिसके अंदर हमने जलती हुई तीली फेंक दी है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो एक्सेप्टेंस भी ऐसी है कि जब हमने एक बार एक्सेप्टेंस दे दी तो ऑफ़र को हम विड्रॉ या कैंसिल नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होती है जब हम इसको ऑरली या रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं।
और इम्प्लाइड भी हो सकती है, जैसे चलती हुई बस में बस जा रही है बठिंडा के अंदर, मैं उसमें बैठ जाती हूँ तो इट मीन्स मैंने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं बठिंडा की बस में बैठी हूँ तो बठिंडा के किराया मुझे देना पड़ेगा। देखो हु कैन एक्सेप्ट, अगर ये एक स्पेसिफिक पर्सन को दी गई है तो स्पेसिफिक पर्सन ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट ये पब्लिक को दी गई है तो पब्लिक के अंदर कोई भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरा करके उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे हमने कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक का केस किया था। अब देखो यहाँ पे बोल्टन वर्सेस जोन का है कि जो स्पेसिफिक ऑफर जिसको दी गई है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब डी जो है ए फर्म के साथ उसका अकाउंट था, बट वो फर्म जो है बी ले लेता है, तो डी जो है पुरानी फर्म ए को ऑफ़र भेजता है पर उसको बी एक्सेप्ट कर लेता है और गुड्स भेज देता है। बाद में बी जो है डी को स्यू करता है, बट कोर्ट कहती है कि ये जो एक ऑफ़र थी डैट वाज गिवन टू ए नॉट टू बी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। और एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। अगर उसमें आप अपनी शर्त लगा देते हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे यहाँ पे केस है कि एम जो है अपना लैंड जो है सेल करना चाहता है $280 पे, एंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन क्या करता है कि $30 लेके चला जाता है कि रेस्ट मैं तुझे मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल है, क्वालिफाइड है, जो कि वैलिड नहीं है। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। हाइड वर्सेस रेंच के केस में हुआ था कि जैसे ए जो है अपनी बी को ऑफ़र देता है कि मैंने अपना फार्म मुझे सेल करना है 1000 में, बी कहता है कि वो 950 में परचेज़ करेगा, तो यहाँ पे भी ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। और उसी तरह जो एक्सेप्टेंस है इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। अगर हमने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन उसे नहीं बताया गया तो वो एग्रीमेंट नहीं बनती। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। जहाँ पे एक पर्सन ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है बट वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं भेजता तो वो वैलिड नहीं होता। जैसे पावल वर्सेस ली के केस में होता है कि वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि ए को हमने हेडमास्टर बनाना है, रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। तो वहाँ पे से एक जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनमें से एक मेंबर ए को जानता होता है, वो उसको बता देता है, बट बाद में वो क्या करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को रख लेते हैं, तो ए उन पे मुकदमा ठोक देता है। तो कोर्ट कहती है कि भाई तुझे तो ऑफर जो है बताया ही नहीं गया था कि तुझे हेडमास्टर बनाया गया है, तूने एप्लीकेशन डाली थी बट वो एप्लीकेशन की जो एक्सेप्टेंस है वो तुझे कम्युनिकेट नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं। और उसी तरह एफ जो है अपने नेफ्यू कहता है कि भाई तू मुझे अपना हॉर्स जो है 30.15 सेंट पे सेल कर देना, बट अगर मैं तेरे से कुछ नहीं सुनूंगा तो इसका मतलब है कि तूने हॉर्स मुझे दे दिया। हॉर्स नेफ्यू जो है कोई जवाब नहीं देता, और जहाँ पे वो नीलामी के लिए हॉर्स रखा होता है वो अपना जो ऑक्शनर होता है उसको कहता है कि मैंने अपने अंकल को सेल कर दिया तो इसको ऑक्शन मत करना, बट वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्शनर गलती से सेल कर देता है, तो यहाँ पे जो उसका अंकल होता है वो मुकदमा कर देता है। तो कोर्ट कहती है कि भाई तेरे भतीजे ने एक्सेप्टेंस बताया ही नहीं तुझे कि मैंने तेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो मेंटल एक्सेप्टेंस जो है वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। और उसी तरह अगर उसने टाइम बताया कि 1 वीक के अंदर जवाब देना है तो 1 वीक के अंदर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम। जैसे एक पर्सन ने कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया जून में, लेकिन उसको अलॉटमेंट हुई नवंबर के अंदर, तो बंदा जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि ये बहुत लंबा गैप है। और उसी तरह कि जो मोड बताया गया है एक्सेप्टेंस उसी मोड के अंदर ही होनी चाहिए। जैसे इस केस में सुरेंद्रनाथ वर्सेस केदारनाथ के केस में होता है कि ऑफर वाज मेड टू बी बाय ए टू सेल हिज हाउस फॉर ₹1000। तो वो कहता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एफ़ को इस एड्रेस पे लिखो। बी जो है अपना एजेंट भेज देता है जो कि पर्सनली एफ़ को मिलता है। बाद में वो कहता है कि ये प्रिस्क्राइब मोड में नहीं थी, तो कोर्ट कहती है कि कोई वायलेशन नहीं है, उसने पर्सनली मिल लिया उसको। और एक्सेप्टर जो है उसको पता होना चाहिए कि ये ऑफ़र दी गई है। तो इसके अंदर लालमन शक्ला वर्सेस गौरी दत्त की जैसे जी का भतीजा खो जाता है तो अपने सर्वेंट एल को भेजता है कि जा तो मेरे मिसिंग भतीजे को ढूंढ के ला। सर्वेंट जाता है, उसके बाद वो प्राइज़ अनाउंस करता है कि जो भी मेरे मिसिंग भतीजे को लाएगा मैं उसको 500 रुपये का रिवॉर्ड दूंगा। सर्वेंट जो है मिसिंग बॉय को ढूंढ लाता है बट उसको रिवॉर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फिर बाद में वो रिवॉर्ड मांगता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऑफ़र तुझे बताई ही नहीं गई थी तो रिवॉर्ड किस चीज़ का मांग रहा है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर ऑफ लैप्स।
और बिफोर दी ऑफर इज़ रिवॉर्ड, कि जो एक्सेप्टेंस हमने देनी है या तो ऑफर लैप्स नहीं होनी चाहिए और या ऑफर विड्रॉ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इस केस में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्रा के केस में हुआ था कि पर्सन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो ये उसके एक्सेप्टेंस से पहले जो है विड्रॉ हो सकता है। जब एक बार एक्सेप्ट कर लिया फिर ये रेजिग्नेशन लेटर जो है विड्रॉ नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस जो है साइलेंस से इन्फ्लुएंस नहीं होती, कि अगर कहे कि अगर तूने मंडे तक जवाब नहीं दिया तो मैं सोचूंगा कि तूने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगानी। ए टोल्ड बी आई ऑफर यू माई कार फॉर ₹50,000, अगर तू मुझे 10 दिन के अंदर टाइम के अंदर नहीं बताएगा तो मैं अज्यूम करूँगा कि तूने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे बी जो है साइलेंट रहता है, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और उसी तरह देखो जो साइलेंस है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसे एक ब्रोजॉन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन के केस में हुआ कि वहाँ पे कोयले की सप्लाई के लिए ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा गया था मैनेजर को। मैनेजर वहाँ पे एक्सेप्टेड लिखता है बट वो कभी पोस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे साइलेंस थी बट स्टिल माना गया कि ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफरी जो है उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑफर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वो उनका बेनिफिट लेता है, तो इट मीन्स कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे लैंडलॉर्ड जो है अपने किराएदार को नोटिस भेजता है कि अगले महीने से तेरा रेंट बढ़ा दिया गया है, बट किराएदार खाली नहीं करता, तो इट मीन्स कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब उसके इन्हांस रेंट ही देना पड़ेगा। और यहाँ उनके बीच में ऑफ़र और ऑफरी के बीच में इस तरह की डीलिंग होती है, तो प्रपोजर के पास रीज़न होता है कि साइलेंस जो होती है वो एक्सेप्टेंस, मतलब साइलेंस की जो उसकी जो चुप्पी है वो एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो जहाँ पे ऑफर या एक्सेप्टेंस जो होती है डैट इज़ अप्रूव्ड बाय थर्ड पर्सन, सर्टन पर्सन, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जब तक कि वो थर्ड पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती। और उसी तरह ही हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि एग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे मैंने बी से कहा कि मैं तेरी पिक्चर पेंट करूँगी, बी कहता है ठीक है मैं तुझे 200 दे दूँगा, तो बी मुझे 200 दे रहा है, मैं बदले में उसकी पिक्चर पेंट कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मैंने पिक्चर पेंट की, भाई उसके बदले में मुझे 200 मिल गया। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब होता है कि बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो कंसिडरेशन जो है हर एक कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन है, ये एक वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का ये लाइफ ब्लड है। और अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो प्योरली ग्रेशियस है, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट नहीं होता, वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो को, कि बदले में मुझे क्या मिल रहा है। तो कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने अपनी 1 लाख की चीज़ किसी को 10,000 में सेल कर दी। कंसिडरेशन इज़ समथिंग, और ये जो समथिंग है डैट इज़ जो है होनी चाहिए। अगर ये मिसिंग है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ए बी को अपनी बाइक सेल करता है 20,000 में, अब बी के पास बाइक चली जाती है, बी 20,000 देता है, बदले में बाइक मिल जाती है। ए अपनी बाइक देता है, बदले में उसको जो है 20,000 मिल जाता है। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, इट मे बी सम बेनिफिट, कोई राइट, कोई इंटरेस्ट, लॉस और प्रॉफिट मे एक्री टू वन पार्टी, सम फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर पार्टी। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे जो बेसिकली क्या है कि जो आपने किसी का काम किया है, बदले में आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो ये नहीं कि पेमेंट ही मिले सिर्फ। इवन जैसे ए जो है उसे बी के पैसे देने हैं और वो मैच्योरिटी डेट पे नहीं दे पाता, तो बी जो है उसके ऊपर स्यू करने वाला होता है। तो ए बी को ऑफ़र देता है कि तू मुझे स्यू मत कर, मैं तुझे जो है फ्राइडे तक पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पे है कि मैं फ्राइडे तक तुझे पूरी पेमेंट कर दूंगा, फॉरबियरेंस कि तू मुझे मुकदमा ना कर। ए सिंगल कंसिडरेशन जो है मोर देन वन प्रॉमिस को सपोर्ट कर सकती है। उसी तरह अगर हम पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम को रोकने के लिए, अगर हम उसे कह के तुझे मैं 2,000 दूंगा अगर तू क्राइम को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा, तो ये जो है कंसिडरेशन
इलीगल है, बट mere doing of a thing which is a person is already legally bound to do is no consideration for a new promise in such favor. तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज परचेज्ड। और प्रॉमिस जो है उसके बदले में हमने क्या वैल्यू दी है, मतलब एग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। सेक्शन 2D जो है बताता है कंसिडरेशन के प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी या कोई और व्यक्ति कोई चीज़ उसने की है या एब्सटेन है या डज या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। देखो जो कंसिडरेशन है पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। ये जो एक्ट और एब्सटेनेंस है, ये जो प्रॉमिस है, ये हम कहते हैं कि कंसिडरेशन है। जैसे ए एग्री टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर ₹1000। तो एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इज एन एक्ट, ए प्रॉमिस टू सेल हिज हॉर्स फॉर ₹1000। तो यहाँ पे देखो ए जो है हॉर्स अपना बी को देगा, बदले में उसको 1000 मिल जाएगा, और बी जो है ए को 1000 कंसिडरेशन पे करेगा, बदले में उसको हॉर्स मिल जाएगा। और उसी तरह जो कंसिडरेशन एब्सटिनेंस है कि राम हैज़ टेकन ए लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड श्याम, ही हैज़ नॉट रीपेड द लोन, श्याम प्रॉमिस नॉट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट राम इफ़ ही प्रॉमिस टू रीपे विद इन ए वीक। तो यहाँ पे श्याम मुकदमा मत कर, मैं तेरा लोन जो है इस हफ्ते के अंदर अंदर चुका दूंगा। तो these are the essential of the consideration. It must move at the desire of the promisor, must move from the promisee or any other person. Consideration past भी हो सकती है, present भी हो सकती है, future भी हो सकती है। और consideration need not adequate, consideration must be real, और consideration जो है मतलब illusory नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे essential देखते हैं कि must move at the desire of the promisor। जो act और abstinence है ये हमने promisor के desire पे किया है। कोई भी ऐसा एक्ट जो है थर्ड पार्टी की डिज़ायर पे किया जाता है तो वो कंसिडरेशन नहीं होती। जो डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। पी ने मार्केट, यहाँ पे हम देखते हैं दुर्गा प्रसाद वर्सेस बैलोदियो। पी एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करता है ऑन द डिज़ायर ऑफ द कलेक्टर, और डी प्रॉमिस करता है पी को कि मैं जितने भी आर्टिकल सेल किए मैं उस पर तुझे कमीशन दूंगा, और बाद में वो कमीशन नहीं पे करता। तो अब पी जो है कोर्ट के अंदर चला रहता है, तो पी कहता है, तो कोर्ट पूछती है पी से क्या ये तूने मार्केट जो बनाई है डी के कहने पे बनाई है? तो वो कहता है नहीं मैंने तो कलेक्टर के कहने पे बनाई है। तो कहते कि फिर तुझे ये क्यों कमीशन दे। और उसी तरह केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में ए प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू ए पब्लिक और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट इज़ अनइन्फोर्सेबल। जब हम कहते हैं कि हम तुझे इतना दान देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिसर को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट अगर हमने किसी को प्रॉमिस किया कि हम तुझे दान देंगे और उसके बेसिस पे उसने कोई लाइबिलिटी इनकर कर ली है तो वो इन्फोर्सेबल होती है। जैसे केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में कि डी एग्री टू सब्सक्राइब ₹100 टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टाउन हॉल एट दी हावड़ा, और उस फेथ के बेसिस पे जो है बेसिकली वो लाइबिलिटी इनकर कर लेता है। तो अब वहाँ पे क्या है कि डी को ₹100 देना पड़ेगा। अगर वो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी इनकर ना करता तब वो इन्फोर्सेबल नहीं था। इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो यहाँ पे जो काम है वो प्रॉमिसर के कहने पे होना चाहिए, बट जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी से भी आ सकती है, स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर से भी आ सकती है, थर्ड पार्टी से भी आ सकती है। कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस इट इज़ इमटेरियल हु हैज़ गिवन, प्रॉमिसी ने दिया है या किसी और ने दिया है। तो कंसिडरेशन मूव फ्रॉम ए स्ट्रेंजर बट इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो इसके अंदर बहुत फेमस केस है जिसके अंदर अलग से वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, चिनैया वर्सेस रमैया का केस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लक्ष्मी रानी जो है मदर होती है, रमैया को वो सारी प्रॉपर्टी जो है दी जाती है और वो उससे प्रॉमिस लेती है कि तूने अपने मामा को एनुअली जो है कुछ पेमेंट्स करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने मामा के साथ जो है एग्रीमेंट करती है, लेकिन बाद में वो बैकआउट कर जाती है कि मुझे क्या इसमें मिला है। तो वहाँ पे कोर्ट कहती है कि उसका मामा उसको स्यू करता है। तो यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है उसकी मदर से आई है, तो इस वजह से जो है उसको अपने मामा को हर साल एन्युटी देनी पड़ेगी।
और इसी तरह डटन वर्सेस पोल के केस में हुआ है, इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करता है द लॉ लेड डाउन बाय इंग्लिश कोर्ट इन ए फेमस केस डटन वर्सेस पुले। तो यहाँ पे फादर जो है अपनी एस्टेट में से टिम्बर जो है कट करके सेल करना चाहता है ताकि वो अपनी बेटी की मैरिज कर सके, बट उसका बेटा कहता है कि पापा प्लीज़ इस तरह मत करो, मैं अपनी बहन के लिए जो है शादी के लिए पैसे दूंगा। फादर एग्री कर जाता है, बट जो बेटा है वो मनी नहीं प्रोवाइड करता, तो उसकी बहन उसको स्यू करती है। तो ब्रदर कहता है कि ये जो एग्रीमेंट था डैट वाज विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि भाई उसकी बहन जो है उससे पैसे रिकवर कर सकती है चाहे वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो है जैसे उस केस में मामा था वो भी इन्फोर्स कर सकता है, बट इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है कि वो प्रॉमिसी से ही आनी चाहिए, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन से नहीं आनी चाहिए। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। देखो जो पास्ट के अंदर हमने प्रॉमिस किया था उसके बदले में आज हम कंसिडरेशन दे सकते हैं तो वो वैलिड है। जैसे शिवसन वर्सेस कैशो में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लॉयर जो है अपनी प्रैक्टिस छोड़ देता है, तो वो एक लैंड ऑनर का मैनेजर बन के उसका काम करता है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुझे पेंशन प्रोवाइड करूँगा। तो ये एक अच्छी पास्ट कंसिडरेशन है क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज जो है उसको दी है, तो बदले में उसको पेंशन देनी पड़ेगी। और उसी तरह साइमल्टेनियसली होता है कि जैसे मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, वहाँ पे मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है, साथ के साथ मैं चीज़ खरीद देती हूँ और पैसे दे देती हूँ। फ्यूचर कंसिडरेशन होती है कि जो फ्यूचर के अंदर हमने देनी होती है, जैसे ए प्रॉमिस टू सेल एंड डिलीवर हिज कार टू बी आफ्टर ए वीक, और बी कहता है कि ठीक है जब मुझे कार की डिलीवरी मिलेगी तब मैं आपको पेमेंट करूँगा। और उसी तरह इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। देखो यहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन होनी चाहिए, बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर मैंने अपनी 1 लाख की चीज़ जो है किसी को 50,000 में सेल कर दी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वैलिड है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो inadequacy of consideration is not ground for refusing the performance of a promise unless there is evidence of fraud। और उसी तरह जहाँ पे कंसिडरेशन शॉकिंगली इनएडिक्वेट है और एक पार्टी कहते हैं कि मेरी कंसेंट यहाँ पे फ्री नहीं थी, तो वहाँ पे कोर्ट जो है उस ग्राउंड को देख सकती है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। लॉ के अंदर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ए कहता है कि मैं तेरी डेड सिस्टर के अंदर लाइफ डाल दूंगा और बी कहता है कि मैं तुझे 5 लाख दूंगा, तो ये जो है पॉसिबल ही नहीं है। कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, या इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि अगर इसको परमिट किया दिया तो लॉ के अगेंस्ट चले जाए, या किसी थर्ड पार्टी को इंजरी देती है, या कोर्ट को लगता है कि ये पब्लिक पॉलिसी के अपोज में है। जैसे ए कहता है कि मैं तुझे अपना घर प्रोस्टिट्यूशन के लिए रेंट पे दूंगा, तो ये जो है ये एग्रीमेंट जो है दैट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो प्रॉमिसर ऑलरेडी जो है बाउंड टू डू है। ए प्रॉमिस टू पे मनी टू ए पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू ए क्राइम, द एग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी वॉइड। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर ये आ चुका है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन का होना असेंशियल है। अगर वो कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट हमारा वॉइड होता है, वो अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिथर एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन है तो उस पर कोई एक्शन हम नहीं ले सकते। तो 25 जो है हमें कुछ एक्सेप्शंस बताता है कि जहाँ पे एग्रीमेंट जो होते हैं विदाउट कंसिडरेशन होते हैं बट स्टिल वो वैलिड होते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 करके जो है स्टडी करते हैं। इसके ऊपर भी फुल फ्लेज वीडियो डल चुकी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जिसको सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 डील करता है, जहाँ पे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वैलिड अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिटन फॉर्म में है, लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है और पार्टीज़ के अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है और पार्टीज़ का आपस में एक दूसरे का साथ नियर रिलेशन है। अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। ए जो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू गिव हिज सन बी टू ₹1000, ये जो प्रॉमिस है रिटन फॉर्म में है, रजिस्टर्ड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। और उसी तरह एक और केस है जहाँ पे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस का, बट यहाँ पे वो आपस में लड़ते झड़ते हैं तो कोर्ट कहते हैं कि भाई तुम लोगों में नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो है ही नहीं, तो ये जो एग्रीमेंट है दैट इज़ वॉइड।
और उसी तरह कंसिडरेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर्ड सेक्शन 25 सब सेक्शन 2, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन मे बी वैलिड अगर promise to compensate wholly or part a person has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do. एक्ट जो है अपनी मर्जी से किया है और promisor उस वक्त प्रेजेंट था जब सर्विस रेंडर की गई, और एक्ट जो है वॉलंटरली किया गया है, promisor उस वक्त प्रेजेंट था और promisor ने कहा कि मैं तुझे कंपनसेट करूँगा, तो प्रॉमिसर मस्ट एग्री नाउ टू कंपनसेट दी प्रॉमिस फॉर दी जो उसने सर्विसेज दी हैं। जैसे बेसिकली ए को बी का पर्स मिला, तो वो जब उसको लुटाने जाता है तो वो कहता है कि मैं तुझे 500 दूंगा, तो यहाँ पे जो है मतलब उसको 500 देना चाहिए। टाइम बार डेट जो है कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर क्या होता है कि विद इन 3 ईयर्स जो है जब हमारा डेट जो है मैच्योर होता है तो उसके 3 साल के अंदर हमने एक्शन लेना होता है। अगर हम 3 साल के लिए एक्शन नहीं लेते तो वो टाइम बार डेट हो चुका होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। बट अगर जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिस जो है रिटन फॉर्म में करता है और प्रॉमिसर साइन करता है कि हाँ भाई मैंने तेरे पैसे देने थे, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, अब मैं तुझे वापस दूंगा, या उसका एजेंट करता है, रिटन फॉर्म में है, प्रॉपरली साइंड है, तो ये जो प्रॉमिस है होल या पार्ट ऑफ द डेट हो सकता है। ऑरल जो प्रॉमिस होता है वो अनइन्फोर्सिबल होता है। तो उसी तरह थर्ड पार्टी का नहीं, अपना ही जो डेट है वो टाइम बार हो चुका है, उसके अंदर अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो वो इन्फोर्सिबल होता है। और उसी तरह कंप्लीटेड गिफ्ट, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम नो कॉन्ट्रैक्ट विल इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड बिटवीन द डोनर एंड डॉनी। अगर पर्सन जो है किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, अगर वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, तो वहाँ पे वो एक्ट भी जो होता है वैलिड माना जाता है। और उसी तरह एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें कोई कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड होती। नो कंसिडरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसको सेक्शन 148 जो है बताता है कि बेलमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ें देते हैं एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और स्पेसिफिक पर्पज़ जब उसका पूरा हो जाता है तो वो हमें दे सकता है। तो बेलमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है, तो वो वैलिड होती है। द डिलीवरी इज़ मेड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट एट पोस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ द पर्पज़, गुड जो है रिटर्न की जाएंगी या जिस पर्सन ने उसको डिलीवर किया था उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो बेलमेंट के अंदर भी नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। जैसे मिस्टर ए जो है अपने गोडाउन की चाबियाँ वाई को देते हैं कि भाई तू अपना सामान यहाँ पे रख ले, मिस्टर वाई के पास पोजीशन है, ऑनरशिप नहीं है, और जैसे मिस्टर वाई जैसे 1 मंथ के लिए चीज़ें रखते हैं उसके बाद वो अपनी चीज़ें ले जाते हैं, तो अब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी चीज़ें जो हैं अपनी जो गोडाउन की चाबी है वो हैंड ओवर करें। उसी तरह जब हम किसी को चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसके बेसिस पे कोई लाइबिलिटी इनकर होती है तो वो लाइबल होते हैं पे करने के लिए। बट अगर कोई लाइबिलिटी नहीं करते तब वहाँ पे हम लाइबल नहीं होते, वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड नहीं होता। जैसे केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में ये एग्री टू सब्सक्राइब ₹100 टुवर्ड दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टाउन हॉल एट द हावरे, कि हावरे पे एक हॉल बन रहा था, तो उसने कहा कि मैं ₹100 यहाँ पे डोनेशन दूंगा, तो उसके प्रेमिस के बेसिस पे उसने लाइबिलिटी इनकर कर ली, बाद में देने से मुकर गया, तो वो कोर्ट के अंदर चला जाता है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इस व्यक्ति ने तेरे प्रॉमिस के बेसिस पे कोई लाइबिलिटी इनकर की है, कोई डेट्रीमेंट सफ़र किया है, तो अब ये तुझे ₹100 जो है देने पड़ेंगे।